Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 16th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से important हो जाते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. अब कौन से एग्जाम, तो देखिए आपका जो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस और जो भी हमारे अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि देखिए हम यूपीएससी की बात करें या फिर किसी दूसरे एग्जाम की बात करें, करंट अफेयर जो आपका होता है वो तो सेम ही होता है, बस थोड़ा हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है कि यूपीएससी में हमें थोड़ा ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है चीजों को, है ना, स्टैटिक के साथ ज्यादा हमें लिंक करना पड़ता है. अदर एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमें सिर्फ थोड़ी सी न्यूज भी पता होगी तो हम उसको लिंक कर सकते हैं चीजों से, है ना. तो ये आपके हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए देखते हैं, आज है हमारा 16 सितंबर, मंडे है. आज के हम टॉपिक्स देखते हैं कि जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. पहला टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्टैचुटरी बॉडी होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, वो न्यूज में आती रहती हैं. तो आज हम इस बॉडी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. ये कैसी बॉडी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा निपाह वायरस. तो अभी हाल ही फिलहाल में केरल में एक जो केस है उसको कंफर्म किया गया है ड्यू टू उसकी जो डेथ हुई है उस पर्सन की ड्यू टू निपाह वायरस. तो यहाँ पर निपाह वायरस क्या है इसके बारे में हम देखेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियाज मिनरल इकोसिस्टम. तो इसमें एक आपकी जो बॉडी है ना, वो निकल कर आती है, DMF. ये बॉडी यहाँ पर निकल कर आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये दोनों हमारे एडिटोरियल सेक्शन के आर्टिकल हैं, रूरल अर्बन कंटिन्यूम. तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि अर्बन एरिया तेजी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. मतलब अर्बनाइजेशन आपका बहुत ही तेजी से हो रहा है. लेकिन अर्बनाइजेशन होने से यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है, लाइक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. लोग आ तो रहे हैं अर्बन एरिया की तरफ और कुछ रूरल एरिया भी आज के टाइम पर अर्बन एरिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उनको एनालाइज किया जाएगा. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लो हाई स्किल जॉब के बारे में. कुछ आपकी लो स्किल जॉब होती है, कुछ आपकी हाई स्किल जॉब होती हैं. इसकी वजह से हमें गैप देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट में. तो ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करने हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, एडुवर्स IAS. ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं पहला आर्टिकल, वन नेशन वन इलेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द करेंट टर्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट. ओके, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है. इसकी अगर हम बात करते हैं, जब हमारा इंडिया, यहाँ पर जब हमारा भारत आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, तब यहाँ पर वन नेशन और वन इलेक्शन ही था. ठीक है, क्या था, वन नेशन और वन इलेक्शन था. मतलब कि लोकसभा के इलेक्शन आपके और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन यहाँ पे आपके एक साथ होते थे, साइमल्टेनियसली होते थे. बट 1960s में हमें क्या देखने को मिलता है, आपकी जो लोकसभा होती है वो इमेचुरली यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन यहाँ पर पहले होने लगे, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के यहाँ पे जो इलेक्शन थे वो यहाँ पर डिले होने लगे. मतलब मिसमैच हमें देखने को मिला. कुछ स्टेट्स में यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है. तो इस तरीके से पहले जो एक साथ इलेक्शन होते थे वो अब धीरे धीरे क्या होने लगे, यहाँ पर अलग अलग होने लगे. मतलब किसी नेशन में कभी हो रहे हैं, किसी नेशन में किसी दूसरी जगह हो रहे हैं. तो यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वन नेशन और वन इलेक्शन. मतलब कि एक टाइम पर ही लेजिस्लेटिव असेंबली की भी इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन और आपकी जो लोकसभा की इलेक्शन है वो यहाँ पर एक साथ होने चाहिए. इससे बेनिफिट क्या है, देखिए हर एक चीज के हमें दो पहलू दिखाई देते हैं. एक तरफ हमें इसके कुछ बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ हमें इसके कुछ लॉस भी दिखाई देते हैं, जिसको हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं. हम पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं. पहला एडवांटेज ये होगा, देखिए अभी कुछ महीनों बाद यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ स्टेट्स की. ओके, जैसे कि हमें जम्मू कश्मीर का यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में आपके इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं. तो अभी ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, पहला क्या होगा, पहला बेनिफिट ये होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा. अगर हम एक ही टाइम पर स्टेट की और आपके
जो सेंटर के इलेक्शन एक साथ होते हैं, तो जैसे हर स्टेट में क्या होती है, फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाता है, यहाँ पर इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं इधर से उधर होना, तो ये जो होगा आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइम पर होगा, ठीक है। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ज्यादातर जो उनका टाइम होता है वो किसमें चला जाता है, इलेक्शन में ही हो जाता है, ठीक है। कभी इस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, कभी उस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो दे आर ऑल द टाइम बिजी इन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो पब्लिक वर्क के लिए जिसके लिए उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, हमने इलेक्ट किया है, उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाती। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि एक टाइम पर इलेक्शन हुआ, ठीक है, अब इसके हमें बेनिफिट मिल सकता है कि 5 सालों तक तो कोई इलेक्शन का यहाँ पे झंझट नहीं है, डायरेक्टली फोकस करिए यहाँ पर किस पर, हमारे जो पब्लिक है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ हमें बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, लाइक जब इलेक्शन होते तो आप सभी को यहाँ पर पता है जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता जिसे भी हम हिंदी में कहते हैं, वो लागू हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी मतलब की स्कीम्स वगैरह को लॉन्च नहीं कर सकती, न्यू स्कीम्स को, तो इससे भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ये हमें बेनिफिट्स दिख लिए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेज पहले ही कहा जाता है कि देखिए अभी की बात करते हैं, एट प्रेजेंट यहाँ पर वन नेशन और वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। अभी लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं, कुछ स्टेट्स में अभी यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा, या तो फिर आपको सारी चीजें क्या करनी होगी, जैसे कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, कुछ स्टेट में यहाँ पर अभी हमें एमपी में इलेक्शंस देखने को मिले थे, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, कुछ स्टेट्स में इमेच्योर गवर्नमेंट होगी, कुछ स्टेट्स में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट आपके इलेक्शन होने वाले 5 साल हो चुके हैं, उनके फ्रेश इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्हें यहाँ पर और ज्यादा टाइम दिया जाएगा। तो देखिए ये तो एक बार होना ही है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा इसमें ये कहा जाता है जो रीजनल पार्टीज हैं, आपकी जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पार्टी की बात करते हैं यहाँ पर, जो आपकी आम आदमी पार्टी है, वो आपकी नेशनल पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन आपको कुछ स्टेट्स में है वो पार्टी आपको दिखाई देती है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जैसे कि कुछ रीजनल पार्टीज की बात करते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, ये रीजनल पार्टीज आपकी इग्नोरेंस में आ जाएंगी। जैसे कि आपने एक ही पोलिंग बूथ में यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन के लिए कर दिया, यहाँ पर आपके स्टेट इलेक्शन के लिए कर दिया, ठीक है। तो ऐसा एक माइंडसेट रहता है ना। अभी आप सभी को पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो जनता है, वो इतनी ज्यादा लिटरेट नहीं है। तो अगर हमने उनको बोल दिया कि आपको यहाँ पर जैसे कि वो साइन के टाइम पर आपको बीजेपी को वोट करना है, तो हमने यहाँ पर लोकसभा में यहाँ पर भी बीजेपी को वोट कर दिया, यहाँ पर भी बीजेपी को वोट कर दिया। कुछ रीजनल पार्टीज ऐसी होती है जिनका रीजनल लेवल पर देखिए उनका दबदबा ज्यादा होता है, तो मे बी वो यहाँ पर इग्नोरेंस में आ जाएंगे, उनको यहाँ पर लॉस होगा। थर्ड हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है आपका, इससे ये हो रहा है कि पार्टीज को, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको एक डर बना रहता है कि अरे अभी इलेक्शन, इस स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यह वहां पर एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ ठीक है वो अच्छा काम करेंगे, मतलब हाँ वो मतलब इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो डायरेक्टली वो 5 सालों के लिए तो फ्री हो गए कि अब 5 साल बाद देखा जाएगा कि जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी ये सारी चीजें हैं। फर्दर हम इसमें देखते हैं, अब इस आर्टिकल में, इस न्यूज में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो मोदी गवर्नमेंट अभी इस टर्म है, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये है आपका आर्टिकल। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज CIC ask रेलवे टू डिस्क्लोज लिस्ट ऑफ स्टाफ विथ डिसेबिलिटीज। यहाँ पर CIC, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इन्होंने क्या किया है, रेलवे से यहाँ पर ये पूछा है, ये मांग की है कि रेलवे में जितने भी स्टाफ है विद डिसेबिलिटीज, जैसे कि आपके जो एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का एग्जाम लीजिए, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, स्टेट, PCS, जो भी अदर आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं, उसमें एक क्राइटेरिया भी आपका होता है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों का आपके स्टाफ में जितने भी डिसेबिलिटीज वाले यहाँ पर जो स्टाफ है, उनकी जो लिस्ट है आपको डिस्क्लोज करनी होगी, क्योंकि आप आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेलवे को ज्वाइन किया है फ्रॉड करके, लाइक यूज ऑफ फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाए। आपको ये कंटेक्स्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ये आपकी एक इंडिपेंडेंट एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। हम इसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब, इसका रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है
कि आपका जो आरटीआई एक्ट होता है, आरटीआई एक्ट के तहत हम गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन को सीक कर सकते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर पता है, ठीक है। अब जैसे आरटीआई एक्ट के तहत हमने कोई भी डिसीजन लिया, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन सीख करी, यहाँ पे पब्लिक की कोई डिमांड आती है कि ये जो कंप्लेन है, कोई भी कंप्लेन आती है, कुछ भी चीज होती है, तो उसकी जो हियरिंग वगैरह होती है ये कमीशन यहाँ पर करता है, और ये एक आपका इंडिपेंडेंट कमीशन है, आपको ये याद रखना है। कमीशन इंश्योर दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, यहाँ पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड है, एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज कंप्लाई विद देयर ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। और ये यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एजेंसी से जो इन्फॉर्मेशन आपको सीख की गई है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है ना, जहां पर गवर्नमेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जो भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, सारे ऑब्लिगेशन के साथ, ठीक है। ये आपकी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 12 के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यहाँ पर आपके एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। और 10 यहाँ पर, एक तो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, एक जो आपका हम कह सकते हैं हेड है ना, और 10 आपके यहाँ पर क्या होते हैं, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, आपके अपॉइंट किए जाते हैं। The 12 chief information commissioner हीरा लाल समरिया वॉज अपॉइंटेड ऑन 6 नवंबर 2023 को इनको अपॉइंट किया गया था, आपके 12th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन होता है। सो दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड अंडर सेक्शन 12(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। यहाँ पर आपकी कमिटी है, ये जो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है ना, तो इसके लिए आपकी कमिटी है, वो कमिटी क्या करती है, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनके नेम को रिकमेंड करती है कि इन पर्सन को क्या करना है, इनके मेंबर्स यहाँ पर बनाना है। तो इस कमिटी में कौन कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में आपकी जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है वो होते हैं, एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर एक आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होती है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं कि ये इस कमिटी के क्या होंगे, आपके मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये कमिटी होती है, ये कमिटी क्या करती है, जो पर्सन होता है उसको अपॉइंट करती है, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और जो मेंबर्स हैं किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर्स की और फंक्शंस की, इनका फंक्शन क्या है। सो एजुकेशन ऑफ अपील एंड कंप्लेन, जो भी यहाँ पर अपील सारी कंप्लेन आ रही है उसकी हियरिंग वगैरह करना इनका काम हो जाता है ना। पब्लिक अथॉरिटीज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, डिस्क्लोज नहीं की, तो यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं इस कमीशन के पास जाकर। मॉनिटरिंग एंड enforcement, the commission monitors the implementation of RTI Act। तो यहाँ पर RTI Act का अच्छे से implementation हो रहा है, इस चीज को इंश्योर करने का काम भी इस कमीशन का होता है। Promoting transparency, so one of the primary objective of the CIC is to promote transparency in the functioning of the government agencies। तो यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी को क्या करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने का काम किसका होता है, आपका सीआईसी का होता है। सो द कमीशन इनकरेजेस, यहाँ पर जो कमीशन होती है वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज को इंश्योर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस की। सो सीआईसी इंगेज इन एक्टिविटीज टू बिल्ड अवेयरनेस, यहाँ पर वो हमें यहाँ पर अवेयरनेस राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कंडक्ट ट्रेनिंग यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स की, हाँ जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं है कि आरटीआई के एक्ट आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं, तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस को यहाँ पर स्प्रेड करना, ये सब किसका काम होता है, आपका सीआईसी का होता है। रिसर्च एंड एडवोकेसी, यहाँ पर जो आरटीआई एक्ट है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर रिसर्च और एडवोकेसी में भी ये एंगेज होते हैं। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। अब इसमें हम टेन्योर की बात कर लेते हैं। सो द चीफ जो आपके इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि यहाँ पर कितना टेन्योर उनका होना चाहिए अंटिल दे अटेंड एज ऑफ 65, ठीक है। तो या तो वो एज ऑफ 65 अटेंड कर ले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो भी टर्म यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि ये पर्सन इतने मतलब सालों तक यहाँ पर ऑफिस को होल्ड करेंगे, तब तक के लिए यहाँ पर चीजें होती हैं। और यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, जैसे कि एक पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर बन चुके हैं, सॉरी नॉट इलेक्शन कमिश्नर, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर बन चुके हैं और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं, तो उन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज
Nipah death confirmed in Malappuram. 150 contacts asked to isolate themselves. तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, मालापुरम में अभी एक निपाह वायरस के कारण डेथ को कंफर्म किया गया है। ठीक है, तो निपाह वायरस क्या है, ये आपका एक ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है कि आपका ये एनिमल से किसमें, ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड हो रहा हो, और फिर वो ह्यूमन बींग्स जिसके भी कांटेक्ट में आ रहा है किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स के, तो वो वायरस आपका दूसरे ह्यूमन बींग्स में भी उसका स्पिल ओवर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एनिमल से जो आपका किसमें, ह्यूमन बींग्स में स्प्रेड होता है वायरस, स्पिल ओवर होता है, उसे हम ज़ूनोटिक कहते हैं, ज़ूनोटिक डिसीज या फिर ज़ूनोटिक वायरस। ओके, तो निपाह वायरस इंसेफेलिटिस इज एन आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे यहाँ पर आपका ये जीएस पेपर 3 जो आपका हेल्थ वाला टॉपिक है, उसमें ऐसे यहाँ पर टॉपिक आपका पूरा आपके सिलेबस आप उठाकर देखेंगे यूपीएससी का, जीएस पेपर 3 हेल्थ वाला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, उसमें ये पूरा एक सेक्शन यहाँ पर हेल्थ में है। तो उसमें इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं कि आरएनए है कि डीएनए है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसमें आपका जो फ्रूट बैट होता है, फ्लाइंग फॉग जिसे हम कहते हैं, ये अपने अंदर होस्ट करके रखता है, और ये जो जो वायरस होता है इस बैट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उनका जो यूरिन है, उनका जो फेसेस है, सलाइवा है, बर्थ फ्लूइड है, तो अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं कोई भी पर्सन, तो आपको क्या हो सकता है, वो वायरस आपकी बॉडी में भी एंटर करता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स इसमें लाइक फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, चक्कर आना, मेंटल कंफ्यूजन, कॉमा और पोटेंशियली डेथ तक में ये आपके सिम्टम्स हैं। करंटली देयर इज नो वैक्सीन फॉर निपाह वायरस। करंटली यहाँ पर निपाह वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, ना ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए। यहाँ पर जो भी सिम्टम्स हैं, है ना, उनको यहाँ पर सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जाता है, सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, इस वायरस को प्रिवेंट कर सके। ओके, तो 2001 सॉ द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ निपाह वायरस इन सिलीगुड़ी में पहली बार 2001 में इसका वायरस यहाँ पर देखा गया। फिर 2007 में हमें नादिया वेस्ट बंगाल में इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। फिर 2018 में हमें केरल में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। फिर 2019 में भी हमें कोची में देखने को मिलते हैं। 2023-24 में अभी हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर 1-2 केसेस तो मिल ही रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपका होता है। जो आपका नेचुरल होस्ट कौन होता है, यहाँ पर फ्रूट बैट होता है। तो देखिए अगर ये इसके थ्रू ये इसमें आता है, फिर अगर हम इसके कांटेक्ट में आते हैं, या फ्रूट बैट ने मतलब इसने कोई भी फ्रूट को ईट किया हो, खाया हो, और उसको हमने यहाँ पर खा लिया हो, तो ये हमें भी हो सकता है। फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं फ्रूट बैट की। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है will resign as CM after 2 days going to अग्नि परीक्षा केजरीवाल। तो देखिए यहाँ पर अभी केजरीवाल जी का ये कहना है कि वो 2 दिन बाद अब उनका जो सीएम वाली पोजीशन है उससे वो 2 दिन बाद यहाँ पर रिजाइन कर देंगे। उनके लिए अभी एक अग्नि परीक्षा यहाँ पर चल रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो रिजाइन करेंगे तो जल्द ही जल्द वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द यहाँ पर क्या हो, फिर से नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन हो, फिर पता चलेगा कि कौन यहाँ पर दिल्ली का सीएम होगा। ओके, तो ये बस आपके लिए छोटी सी अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है अ ह्यूमन टच टू इंडियाज मिनरल इकोसिस्टम। देखिए ये आर्टिकल आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस ने लिखा है। जो कोल एंड माइंस के यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको लिखा गया है। तो इन्होंने तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से प्रेज किया, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन इस आर्टिकल से क्या निकल कर आता है, इस आर्टिकल से हमारे लिए एक जो बॉडी है वो निकल कर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, DMF, जिसका काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो ये बॉडी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं, और उसी बॉडी के बारे में यहाँ पर बताएगा कि इस बॉडी ने बहुत अच्छा काम किया है फलाना ठिकाना। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की बात करते हैं। इट has been set up in 644 districts of 23 states। तो 23 states के 644 districts में इस फाउंडेशन को सेटअप किया जा चुका है। ये फाउंडेशन की बात करते हैं तो देखिए हमारा जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 है, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, मतलब कि देखिए ये हमारा पहले क्या था, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957 था। तो इसमें हमने अमेंडमेंट किया 2015 में। उसके तहत हमारी 2 बॉडी यहाँ पर आती है, कौन सी, आपकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, और दूसरी आती है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। तो ये 2 चीजें यहाँ पर आ जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इस बॉडी के बारे में। ये क्या है आपकी, दीज आर सेट अप अंडर सेक्शन 9B ऑफ द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत इसको सेटअप किया गया है। तो देखिए किसी एक्ट के तहत सेटअप किया जा रहा है, इसका मतलब ये कैसी बॉडी आपकी, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये आपका नॉन प्रॉफिट बॉडी है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि इंडिया में कोल के प्लांट्स है ना, माइनिंग वगैरह ये सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो माइनिंग आपकी होती है जो आपका ट्राइबल बेल्ट होता है ना, जहां पर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है, जहां पर उनका हमें नंबर ज्यादा देखने को मिलता है, उस एरिया में आपको देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, उन लोगों का कहना ये है कि माइंस में आपका क्या होता है कि जो आसपास का एरिया तो है, हम ये कहते हैं कि वहां पर कोई लोग ना रहें, क्योंकि उसके जो जब माइनिंग वगैरह की जाती है तो उससे बहुत सारी जो गैसेस वगैरह और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स रिलीज होते हैं विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इस ट्राइबल बेल्ट में ये कहा जा रहा है कि जो लोगों को यहाँ तो ना तो प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है कि उनको प्रॉपर तरीके से कंपनसेट किया जाए, रिहेबिलिटेशन यहाँ पर पूरा उनका प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो इस चीज की यहाँ पर डिमांड हो रही थी। तो ये कहा गया कि हम क्या करते हैं, इस बॉडी को, इस फाउंडेशन को सेटअप करते हैं। इसके यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, नॉन लैप्सेबल फंड, इसमें फंड दिया जाएगा, है ना, जो भी माइनिंग कंपनीज वगैरह सारी चीजें इसमें फंड दिया जाएगा। सो इट इज फंडेड थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनर्स। तो यहाँ पे जो माइनर्स हैं वो इसमें क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसका जो फंड होगा, तो ये ट्राइबल बेल्ट में जो पॉपुलेशन, ये सारे लोग मतलब जो जहां पर भी माइनिंग की जा रही है, नॉट ओनली ट्राइबल बेल्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन, जहां पर भी माइनिंग की जा रही है, आसपास के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। तो द माइनिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे DMF 30%। जो माइनिंग कंपनीज है वो 30% यहाँ पर DMF प्रोवाइड करेंगी ऑफ द रॉयल्टी अमाउंट। इसको रॉयल्टी अमाउंट कहा जा रहा फ्रॉम लीजेस ग्रांटेड बिफोर 2015 एंड 10% फॉर लीजेस ग्रांटेड थ्रू द ऑक्शन मैकेनिज्म पोस्ट 2015। द ऑपरेशन एंड कंपोजिशन ऑफ DMF कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये आपका आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय DMF। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्शंस दे सकती है कि आपको DMF का फंड कैसे यहाँ पर यूटिलाइज करना है, कहाँ कैसे, इसके तहत डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी दे सकती है। DMF आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यूजिंग द फंड। तो यहाँ पर आपका जो ये इसको 2015 में ही लॉन्च किया गया था, वेलफेयर एरिया एंड पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। तो जो लोग यहाँ पर माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से अफेक्टेड हैं, उन लोगों को इसके तहत इस फंड का यूटिलाइजेशन उनके लिए यहाँ पर किया जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये DMF यहाँ पर पूरा क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूम। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, अर्बन एरिया की। आपकी जो सिटीज हैं, अर्बन एरियाज, वो कैसे फॉर्म हुए। पहले वो रूरल ही थे, एक तरीके से देखा जाए तो वो रूरल ही थे, पहले वो गांव वाला मतलब जो हम कहते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, हमने रोड का कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पर बिल्डिंग्स को एस्टैब्लिश किया, सारी चीजें आपकी धीरे धीरे होने लगी, तो इससे क्या होने लगे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर हमें जो चीजें देखने को मिलेंगी, तो रूरल एरिया ही क्या हो रहे हैं आपके अर्बन एरिया में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं, अर्बन बन रहे हैं। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो देखिए, दिस सेंचुरी इज सपोज टू बी इंडियाज अर्बन सेंचुरी। ये जो सेंचुरी आपकी चल रही है वो इंडिया की अर्बन सेंचुरी चल रही है, कि आपकी हर तरफ आपको अर्बन एरिया ही दिखाई देंगे। सो मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट विद कंट्री सून बिकमिंग मोर अर्बन देन रूरल। आपका जो अब कंट्री है वो मोर अर्बन बनने जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके लिए आपकी देखिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट सपोर्ट दीज लार्ज शिफ्ट। ओके, अब देखिए करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को यहाँ पर देखते हैं। आपका यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन। अब अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन, और दूसरा आपका आ जाता है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत जिसे हम कहते हैं। ये लॉन्च किया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यहाँ पर हम हमारा ये दोनों मिशन में क्या मिस हुआ है, आपका जो अर्बन रूरल कंटिन्यूम है ये यहाँ पर मिस हुआ है। एज फार एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न, फंडिंग इज प्रपोज अंडर अमृत विच इज इनिशियली कवर्ड 500 सिटीज। तो अमृत के अंदर पहले 500 सिटीज को कवर किया गया था, जिसमें जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, ठीक है। अभी भी देखिए हम अर्बन एरिया में भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर
ऐसे ऐसे मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपको वो सिटीज नहीं समझ में आती है ना, कि वहां पे या तो गंदगी है, कहीं पर भी वेस्ट को यहाँ पर डंपिंग उसकी की जा रही है प्रॉपर तरीके से, ना तो यहाँ पर सीवेज का यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, वेस्ट का मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, आपको इतने सारे स्लम एरियाज दिखाई देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम मतलब यही कहा जा रहा है। तो पहले अमृत में यहाँ पर 500 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था, कवर किया जाएगा। अब यहाँ पर अमृत 2.0 हो गया, अमृत 3.0, अमृत 4.0, इसको एक्सटेंड ही किया जा रहा है। ठीक है, मैनी पीपल लिव इन census town with a minimum population of 5,000 and in the more than 20,000 urban villages यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। Many states particularly केरल की बात करते हैं, नीति आयोग has pointed out that 90% of केरल is urban। केरल की बात करते हैं तो केरल में आपको 90% यहाँ पर अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब अर्बन हो चुके हैं, रूरल एरिया आपको इतने यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। अमृत ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब अमृत की बात करते हैं, ये जो अमृत है वो यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज में, इसको सपोर्ट नहीं करता। ये कहा जा रहा है कि जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला ये पूरा चीजें आती है वो किसमें आती है, आपकी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अब आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है ये भी आपको 2 फोल्ड में दिखाई देगा, एक आपका अर्बन है और दूसरा आपका रूरल है। अर्बन में बात करते हैं, द एम इज टू गो बियॉन्ड बीइंग ओपन डेफिकेशन फ्री टू फोकसिंग ऑन मेकिंग अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री। तो यहाँ पर अर्बन वाले में क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में कि हमें ओपन डेफिकेशन से आगे जाना है और जो भी पूरा गार्बेज इंडिया को पूरा गार्बेज फ्री यहाँ पर बनाना है और हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन और प्रैक्टिसेस लेकर आना है फॉर दी वेस्ट मैनेजमेंट। अब रूरल एरिया की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन रूरल, इसमें क्या फोकस किया जा रहा है कि जैसे रूरल एरिया में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है आपका ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच में जाते हैं, तो इसमें वो करना है, फोकस करना है। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है और कंट्रास्टिंग हाउस होल्ड टॉयलेट्स को यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है, तो ये यहाँ पर चीजें आ जाती हैं। तो बोथ दीज प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों प्रोग्राम आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किए जाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जो इमेजिनेटिव प्रैक्टिसेस मतलब हमने जो सोचा था हमें उस तरीके के बेटर रिजल्ट यहाँ पर अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, तो इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर देखें आपके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी डेमोग्राफी है, आने वाले लोग पर सभी लोग यहाँ पर सिटीज की तरफ ही मूव करेंगे, तो आपका जो रूरल एरिया है वही यहाँ पर अर्बन एरिया में कन्वर्ट होंगे। तो हमें ये इंश्योर करना होगा लाइक हम आपके पास यहाँ पर प्रॉपर रहने की जगह होनी चाहिए, लाइक घर की बात करते हैं होम होना चाहिए, है ना। वेस्ट यहाँ पर जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर होना चाहिए। अब आज भी आप देखेंगे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जो नाली का पानी होता है वो पूरा रोड में आ जाता है, बहने लगता है। तो इससे यहाँ पर देखिए इसमें कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उससे आपको यहाँ पर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में इतना ही था, तो ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज हाई एंड लो स्किल जॉब गैप राइजिंग एज मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन कंटिन्यूस। अब देखिए यहाँ पर आज के टाइम पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन आईटी में, बैंक में और फाइनेंस में इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। सर्विस सेक्टर जो है आपका ये, ठीक है, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये आपका सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होता है। इसमें आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपका स्टैग्नेंट में चल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं फुटवियर, अपैरल, है ना, जो यहाँ पर मिलियंस ऑफ लो स्किल जो वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करता है, आज के टाइम पर वो क्या हो रहा है, आपका स्टैग्नेंट हो रहा है, मतलब कि रुका हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपका स्टैग्नेंट है, इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। जो जॉब के हम क्रिएशन की बात करें, अब देखिए इसीलिए फोकस किया जा रहा है किस पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसमें जो हर एक लोग यहाँ पर आईटी इंजीनियर तो नहीं बन सकते हैं, है ना, कि सब बैंक में ही चले जाए, आपके आईटी इंजीनियर्स यहाँ पर बन जाए, फाइनेंस में चले जाए। कुछ यहाँ पर लोअर तबके के भी लोग होते हैं जिसमें लो स्किल जॉब की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये जो गैप आ रहा है हाई स्किल्ड और लो स्किल्ड जॉब के बीच में, ये इसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।